हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म फार नॉर्थ। इस फिल्म के बारे में एक ही बात कहूँगा, इसकी एंडिंग ने मुझे शॉक कर दिया। अंत में ये फिल्म इतनी ज़्यादा डार्क हो जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहानी आपको विचार करने पर मजबूर कर देगी कि आप जिस इंसान के साथ अपना सारा वक्त बिता रहे हैं, क्या उस इंसान का लगाव आपसे सच में है या उस चेहरे के पीछे कोई और छिपा है। जिस इंसान से आप बिल्कुल भी परिचित नहीं, ईर्ष्या और वासना, ये दो शब्द इस कहानी को एक अलग ही दिशा में लेकर चले जाते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी साइबेरिया के सब आर्कटिक से शुरू हुई। जहाँ भी नज़र जा रही थी, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी। कहानी की शुरुआत में हमें एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बता रही थी कि जब वो पैदा हुई तो शमन ने बताया कि ये लड़की श्रापित है, जिसके भी करीब जाएगी वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शमन यानी कि एक झाड़ फूँक करने वाला इंसान। उस महिला का नाम सईवा है और सईवा को भी ये बात एक हद तक सही लगती है। सईवा उसी आर्कटिक में एक कैंप बनाकर रहा करती है। उसके साथ एक और लड़की है, अंजा। शायद अंजा उसकी ही बेटी है। सईवा ने कुत्ते पाल रखे हैं। उसमें से एक कुत्ता बीमार हो चुका था, इसलिए सईवा ने उसे मार दिया क्योंकि वो चल फिर भी नहीं सकता। इसलिए उसने उसे दर्द से मुक्त कर दिया। टेंट में सईवा उससे शिकार पर चलने की बात करने लगी। अचानक से बात करते वक्त अंजा रोने लगी। शायद से ये उसका अकेलापन था। दोनों वहाँ से अपनी बोट को लेकर निकल गए क्योंकि उन्हें अपने कैंप के लिए एक नई जगह की तलाश थी। जाते वक्त उन्होंने दूर काम करते हुए रशियन सोल्जर्स को देखा। वहाँ रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पर सोल्जर्स उन्हें देख नहीं पाए। दोनों को देख साफ पता चल रहा कि सईवा और अंजा सोल्जर से बहुत ज़्यादा ही डरते हैं। शायद इन सब चीज़ों से उनका कोई पास्ट जुड़ा है। बोट में बैठे उन्हें शाम हो गई। बोट का मोटर पहले से खराब है, इसलिए उन्हें बोट को हाथों से पैडल करना पड़ रहा था। दूसरे दिन दोनों सुबह एक समतल जगह पहुंच गए, जिसके सामने एक चट्टान थी और वो इलाका एक बीच की तरह था। ये जगह उनके लिए बेहतर है। सईवा ने कहा, उन्हें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ऐसी जगह को आर्कटिक टुंड्रा कहा जाता है। उन्होंने उसी जगह अपना टेंट लगा लिया। अंजा खुद को काफ़ी अकेला महसूस करती क्योंकि उसने ज़िंदगी को बचपन से जवानी तक इसी तरह देखा है, इसलिए उसे लगता है ज़िंदगी इसी तरह होती होगी। रात होते ही हर तरह एक गहरी खामोशी छा जाती। रात सोते वक्त हमने देखा सईवा के पास एक भेड़िए का पंजा है, जिससे हमें पता चला कि वो एक ट्राइब से है। कहानी पास्ट में चली गई। जब सईवा जवान थी, उसे अपने ट्राइब से निकाल दिया गया था क्योंकि वो श्रापित थी और वो अकेले ही रहा करती थी। एक दिन वो एक शख्स से मिली। वो शख्स रेनडियर ट्राइब से था। उसने अपना नाम ईवर बताया। उसने सईवा को अपने ट्राइब में इनवाइट किया। सईवा ने बिना वक्त गवाए उसे हाँ कर दिया क्योंकि वो ईवर के प्रेम में पड़ चुकी थी। उसके साथ ही उसे एक नया परिवार भी मिल गया और ये पंजा उसे ईवर ने ही गिफ्ट किया था। तभी उसे उसी शमन का चेहरा दिखाई देने लग गया जिसने उसे चेतावनी दी थी, किसी के करीब जाने से वो इंसान बर्बाद हो जाएगा। उस बुरे सपने से उसकी नींद खुल गई। कहानी प्रेजेंट में आ गई। अब सुबह हो चुकी थी। वो जब अपने कुत्तों के साथ शिकार पर थी, तभी उसने दूर एक शख्स को आते हुए देखा जो कुछ सामान घसीट कर ले जा रहा था और वो शख्स वहीं गिर गया। सईवा उसके पास गई। उसने देखा उस शख्स की हालत बहुत ख़राब है। उसके जेब में चेक करने पर सईवा को एक बॉक्स मिला। वो उसे लेकर जाने लगी। तभी उस शख्स ने सईवा का पैर पकड़ लिया और उससे मदद मांगी। वो शख्स अभी भी जिंदा था। पहले तो सईवा ने सोचा उस शख्स को मार दे, पर उसने उसे मारा नहीं और अपने साथ उसे टेंट में ले आई। गर्म कपड़ों से उसे ढक दिया और गर्म पानी लेकर उसके पूरे शरीर को साफ किया और वो शख्स गहरी नींद में चला गया। उसके बाद सईवा उसका सामान चेक करने लगी। उसमें उसे एक मैप मिला और एक रेडियो, और कुछ खास चीज़ नहीं थी उसमें। थोड़ी देर बाद जब अंजा वापस आई तो उसे टेंट के बाहर थोड़ा अजीब लगा क्योंकि बाहर उस शख्स का लकड़ी का स्केटर पड़ा था। उसे लगा यहाँ कोई आया होगा। वो भीतर गई। भीतर सईवा उस शख्स के पास बैठी थी। अंजा के पूछने पर उसने बताया कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है। अंजा के मन में कई सवाल थे, पर सईवा को कुछ पता नहीं।
अब उस शख्स के होश में आने पर ही कुछ पता चलेगा। अंजा ने पहले कभी किसी भी पुरुष को इतने करीब से नहीं देखा। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। उसकी तबीयत अब भी ठीक नहीं। उसने अपना नाम लोकी बताया। अंजा ने उसे अपना नाम बताया और सईवा का भी नाम बताया। रात अंजा ने उसे सूप बना कर दिया। अंजा की नज़र लोकी से नहीं हट रही थी। वो उसके बारे में और जानना चाहती थी कि वो कौन है और कहाँ से आया है। उसने लोकी से बताया कि तुम बहुत किस्मत वाले हो जो सईवा ने तुम्हारी मदद की, क्योंकि उसने अंजा को बचपन से यही सिखाया है कि अगर आसपास कोई भी अजनबी इंसान दिखाई दे तो उसे तुरंत ख़त्म कर दो। इसलिए आज तक अंजा किसी इंसान के इतने करीब नहीं गई। सुबह दोनों शिकार पर जा रहे थे। लोकी भी उनके साथ चला गया, क्योंकि अकेले वो सारा दिन इस टेंट में बोर हो जाता। तीनों उस नाव पर सवार होकर वहाँ से निकल गए। जब लोकी ने दोनों को हाथों से पैडल करते देखा तो उसने मोटर को चेक किया और उसे ठीक कर दिया और बोट चलने लगी। अंजा और सईवा काफ़ी खुश हुई। सईवा जाकर लोकी के पास बैठ गई। ना जाने क्यों वो उसके पास खींची चली जा रही थी। शायद ये उसका अकेलापन था या लोकी में वो आकर्षण था। लोकी भी उसकी भावनाओं को समझने लगा, इसलिए उसने सईवा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने बताया कि तुम भी इस मोटर को चालू कर सकती हो। सईवा और अंजा एक ट्राइब से थे, इसलिए उन्हें इस टेक्नोलॉजी का पता नहीं था। लेकिन सईवा जानती थी कि इस बोट में ये मोटर ज़रूर किसी काम से ही लगा होगा। लोकी ने कहा, मैं किस तरह से तुम्हारा एहसान चुकाऊं समझ नहीं आता, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। सईवा ने कहा, हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। अंजा ने कहा, तुम हमारे लिए रेनडियर का शिकार ले आओ, हिसाब बराबर हो जाएगा। अब अंजा भी उससे काफ़ी बातें करने लगी थी। तीनों को देख लगने लगा वो तीनों काफ़ी वक्त से एक साथ हैं। वो तीनों एक बर्फीले जगह में रुककर एक सील का शिकार करने लगे, पर लोकी आज से पहले किसी शिकार पर नहीं गया। तीनों उस सील को मारकर टेंट पर ले आए। लोकी एक जगह खड़े होकर उन्हें देखने लगा, क्योंकि उसने आज तक किसी जानवर को नहीं काटा। रात उसने देखा वो दोनों मांस को कच्चा खा रहे थे। जब उन्होंने लोकी को दिया तो उसने पहले उसे पकाया और फिर खाया। अंजा और सईवा को ये थोड़ा अजीब सा लगा। उन्हें लगता है सभी कच्चा मांस ही खाते होंगे। रात वो रेडियो लेकर अंजा के पास आया। वो उसमें म्यूज़िक प्ले करके उसे सुनने लगा। दोनों ने पहली बार रेडियो देखा था। अंजा काफ़ी खुश हुई। सईवा थोड़ी दूर बैठी थी। सईवा ने एक मछली की आकृति बनाई और उसे आग के सामने ऊपर नीचे करने लगी, जिससे उस मछली की परछाई टेंट पर दिखने लगी। उसके बाद अंजा बाहर बर्फ लाने चली गई। अब टेंट में सईवा और लोकी अकेले थे। उसने लोकी से सवाल किया कि तुम यहाँ क्यों हो। उसने बताया कि कुछ वक्त पहले उसके विलेज में सोल्जर्स आए थे और सभी फिट लोगों को उठा ले गए। उन्होंने उन पर मार्किंग लगाई और उन्हें टुंड्रा लैंड्स क्लियर करने के लिए भेज दिया गया। यहाँ ठंड में कई लोगों की जान चली जाती थी, पर लोकी किसी तरह वहाँ से भाग निकला। अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो उसे जान से मार देंगे। सईवा ने कहा, एक बार समुंदर का पानी फ्रीज हो जाए तो तुम यहाँ से चले जाना, क्योंकि लोकी की मौजूदगी उनके लिए मुसीबत बन सकती है, लेकिन तब तक लोकी यहाँ रह सकता है। लोकी ने उसका हाथ पकड़ा और सईवा के करीब चला गया। तभी टेंट के बाहर अंजा आ गई। उसने दोनों को साथ देखा तो भीतर चली गई। उसे देख दोनों थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए, पर अंजा जिस तरह से लोकी की तरफ देख रही थी, ऐसा लगने लगा कहीं न कहीं उसके मन में भी उसके लिए एक उम्मीद पैदा हो गई है। अंजा ने उसे अपने बालों में कंघी करने को कहा, जो कि अक्सर सईवा किया करती थी। सईवा ने अपनी नज़रें नीचे की थी, शायद वो ये सब देखना भी नहीं चाहती। लोकी उसकी तरफ देख मुस्कुराया और उसके बालों में कंघी करने लगा, पर सईवा को देख लगने लगा कि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो लोकी को पसंद करती है और ये बात लोकी को भी अच्छी तरह से पता है। रात लोकी की नींद खुली। वो दोनों के पास गया। दोनों गहरी नींद में थे। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, ये सिर्फ वही जानता है। शायद वो फैसला नहीं कर पा रहा, यहाँ रुके या फिर चला जाए। सुबह वो रेनडियर का शिकार करने चला गया, क्योंकि उस दिन जब बोट में लोकी ने कहा था कि वो सईवा का एहसान कैसे चुकाए, तो अंजा ने उससे कहा था कि वो उनके लिए रेनडियर का शिकार ले आए। एक जगह उसे रेनडियर दिखाई दिया,
पर जैसे ही उसने निशाना लगाया, वहाँ 2 सोल्जर्स ने आकर उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगे। दोनों जैसे ही उसे बोट में बैठाने गए, उसने चालाकी से दोनों को वहीं मार दिया। यहाँ टेंट में हम सईवा और अंजा को देखते हैं। सईवा उसे समझा रही थी कि उसे लोकी के करीब और नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन वो चला जाएगा, उसके बाद तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। पर अंजा ने बात साफ कर दी कि अब वो लोकी को पसंद करने लगी है। थोड़ी देर बाद वहाँ लोकी आ गया। सईवा ने कहा, मेरी गन ले जाने से पहले तुम्हें एक बार मुझे बता देना चाहिए था। लोकी ने उससे माफ़ी मांगी। सईवा ने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी बात तुम्हें बतानी है। इतने में वहाँ अंजा आ गई। शायद सईवा उसे अपने शापित होने के बारे में बताना चाहती थी, पर बता नहीं पाई। वो उन दोनों सोल्जर के बोट से कुछ सामान ले आया था, जिसमें कैन फूड्स भी थे, जिसे देख अंजा काफ़ी खुश हुई। लोकी और अंजा की नज़दीकियाँ कहीं न कहीं सईवा को भीतर से काफ़ी चोट कर रही थी। कहानी पास्ट में चली गई। हम देखते हैं, एक दिन जब सईवा टहल कर अपने कबीले के पास पहुंची, तो उसने देखा टेंट में सभी की हत्या कर दी गई है। ये देख वो काफ़ी डर गई। एक भी शख्स जिंदा नहीं था। वो बाहर आ गई। वो टेंट के पीछे गई। उसने देखा ईवर को रस्सी से बांध दिया गया है। उसे पास आता देख ईवर ने इशारों से उसे रुकने को कहा, क्योंकि वहाँ कुछ सोल्जर्स बैठे थे जिन्होंने सबकी हत्या की थी। सईवा वहीं छिप गई। उसके बाद उसमें से एक सोल्जर आया और ईवर को जान से मार दिया। ये देख सईवा रोने लगी। ईवर ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया। उसके बाद सईवा वहाँ से भागने लगी। एक सोल्जर ने उसे पकड़ लिया। ये वही सोल्जर था जिसने ईवर को मारा था। वहाँ उसने सईवा का रेप किया। उसके बाद सईवा अपने टेंट आई। यहाँ उसने आकर ईवर की रस्सी खोली और रोने लगी। उसने देखा उसके हाथ में एक चाकू था, जिससे वो अपनी रस्सी काट रहा था, पर उससे पहले ही सोल्जर ने आकर उसे मार दिया। उसे टेंट में एक बच्ची को रोने की आवाज़ आई, जो कि लड़की थी। ये लड़की कोई और नहीं, अंजा है। यहाँ हमें पता चला सईवा उसकी माँ नहीं है। सोल्जर वहीं था। उसने कहा, इतनी अच्छी प्राकृतिक संपदा वाली धरती पर तुम जैसे लोगों को रहने का कोई हक नहीं, और एक बार हम तुम जैसे लोगों को ख़त्म कर दें, उसके बाद इस धरती का सारा कोयला हमारा होगा। यहाँ हमें पता चला कि ये सभी हत्याएं नेचुरल रिसोर्सेज की लूट को लेकर की गई है। उसने कहा, हम खो गए हैं, हमें मेनलैंड ले चलो, वरना मैं इस बच्ची को मार दूंगा। अगले दृश्य में हम देखते हैं, जब सईवा उन्हें ग्लेशियर क्रॉस करवा रही थी, तो उसने रस्सी काट दी और उन चारों को क्रीवस में ढकेल दिया, जो कि बर्फ़ की दरार थी, और सारे मारे गए। कहानी प्रेजेंट में आ गई। सारी बातें सोच उसकी आंखें नम हो गई। हम देखते हैं वक्त बीतने लगा। सईवा कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी। जब वो टेंट लौट कर आई, तो अंजा उसे देख काफ़ी खुश हुई। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अंजा और लोकी एक दूसरे के और करीब आते जा रहे थे। अंजा ने उसे बताया, इस ट्राइब में सिर्फ मैं और सईवा ही बचे हैं, जो हर वक्त यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, क्योंकि सईवा को और किसी का साथ अच्छा नहीं लगता, और ना ही उसे किसी पर भी भरोसा है। रात तीनों कैंप में थे। अंजा और लोकी साथ बैठे थे, पर सईवा दोनों को साथ देख खुश नहीं थी। ये उसका चेहरा साफ बयां कर रहा था। दोनों को वो साथ नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो अपना सामान लेकर शिकार पर निकल गई। उसे जाता देख अंजा काफ़ी खुश हुई, क्योंकि दोनों को अकेले वक्त मिल गया था। रात उस टेंट में दोनों के बीच इंटरकोर्स हुआ। सुबह हम देखते हैं, सईवा उस टेंट के बाहर खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही भीतर जाने की। अब वो कोई अनजान जगह उसे लगने लगी थी। दूसरे दिन हम देखते हैं, आखिरकार लोकी रेनडियर का शिकार करने में सफल हो गया, और उसने अंजा से किया हुआ प्रॉमिस भी पूरा किया। हम देखते हैं, तीनों टेंट में बैठे थे। रेनडियर का शिकार देख सईवा काफ़ी खुश हुई, और उसने जाकर लोकी को किस किया। ये देख अंजा को काफ़ी बुरा लगा, और लोकी भी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गया। शाम अंजा और लोकी साथ बैठे थे। लोकी ने कहा कि तुम्हें सईवा को सब बता देना चाहिए। दूसरे दिन जब सईवा और अंजा बाहर थे, तो उसने सईवा को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अंजा ने यह भी बताया कि हम दोनों ने मिलकर बच्चे की प्लानिंग कर ली है, इसलिए हम इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अंजा को एक परिवार चाहिए, और साथ ही वो दुनिया भी देखना चाहती है। सईवा ने उसे समझाया कि तुम लोकी के बारे में कुछ नहीं जानती, तो इतना बड़ा फैसला मत लो,
पर लोकी ने अंजा को अपने बारे में सब पहले ही बता दिया है। अंजा ने उसे गले लगाया, पर सईवा को देख साफ पता चल रहा था कि अंजा के इस फैसले से उसे काफ़ी चोट पहुंची है। सईवा रोने लगी, क्योंकि उसने भी लोकी से प्यार किया था, पर लोकी ने अंजा को चुना क्योंकि अंजा जवान है और खूबसूरत भी। अंजा तो इस दलदल से निकल जाएगी और पीछे छूट जाएगी, सिर्फ सईवा अपने इस बंजर रेगिस्तान के साथ। रात हमने देखा सईवा टेंट में है, उनके मुंह से निकलती आवाज़ उसके कानों में मानो तीर की तरह चुभ रही हो, इसलिए वो उठकर बाहर बैठ गई। दूसरे दिन लोकी ने कहा, जब कल बर्फ़ जम जाएगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद वो शिकार पर चला गया। यहाँ बस सईवा और अंजा ही थे। अब सईवा ने उससे बात भी करना बंद कर दिया था, इसलिए उसे देख अंजा को दुख होता। यहाँ हम देखते हैं अंजा अपने सफ़र के लिए खाने से लेकर और भी ज़रूरत का सामान पैक कर रही है, क्योंकि कल सुबह होते ही वो दोनों निकल जाएंगे। अंजा ने सईवा से एक कुत्ता भी मांगा। सईवा ने उसे मना नहीं किया, पर उसने मुंह से कुछ बोला भी नहीं। अंजा को उसकी ये उदासी देखी नहीं गई, इसलिए उसने पूछ लिया, क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहती हो? पर सईवा ने कोई जवाब नहीं दिया। अंजा ने अपना सामान ले जाकर बाहर उस लकड़ी के रोलर पर रख दिया। सईवा ने उससे बालों में कंघी करवाने को कहा एक आखिरी बार। अंजा काफ़ी खुश हुई। बालों को कंघी करने के बाद सईवा ने उसके ही बालों से उसका गला दबा दिया और तब तक दबाती रही जब तक कि अंजा की सांसें नहीं रुक गई। अंजा तड़पती रही, लेकिन सईवा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर वो गुस्सा, नफरत साफ दिखाई देता है। सईवा अकेले होने से काफ़ी डर गई थी। यहाँ तक कि लोकी भी अंजा की खूबसूरती का दीवाना हो गया था, इसलिए उसने सईवा की तरफ देखना ही छोड़ दिया था। यही बात उसे दिन रात खटकती रहती। सईवा ने एक नाइफ लिया और उसे अंजा के चेहरे के चारों तरफ चलाया। उसके बाद उसके चेहरे से स्किन निकाल ली, उसका मास्क बनाकर अपने चेहरे पर लगा लिया और अंजा के कपड़े भी पहन लिए, ताकि जब लोकी आए तो उसे ही अंजा समझ के उससे प्यार करने लगे। इस चेहरे को लगाकर शायद वो भी खूबसूरत लगने लगे। रात लोकी शिकार से लौट आया। उसे लगा अंजा ही टेंट में लेटी है और उसने उसे अंजा समझ के उसके साथ इंटरकोर्स किया, पर सईवा ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उसका मास्क निकल न जाए। उसी दौरान सईवा के मुंह से निकल गया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आवाज़ पहचान कर उसने सईवा के चेहरे की तरफ देखा। उस पर अंजा के चेहरे की खाल देख वो काफ़ी डर गया और चिल्लाकर बाहर भाग गया और बिना कपड़ों के ही उस बर्फीले रेगिस्तान में भागने लगा। यहाँ सईवा रोते हुए अपने उस मास्क को नोचने लगी। उसे यकीन हो गया कि वो सच में श्रापित है। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरे चैनल की रीच बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।